बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टाइम सीरीज़ का आगाज़ हम दोबारा कर रहे हैं। इससे पहले मैंने टाइम सीरीज़ से रिलेटेड आपको लास्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज़ की बात की थी। 4 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे। पहला कंपोनेंट जो है वो सेकुलर ट्रेंड था, दूसरा सीजनल वेरिएशन था, तीसरा साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस था और चौथा इरेगुलर मूवमेंट्स था। हमने एक डायग्राम के ज़रिए इन कंपोनेंट्स को डिस्कस भी किया था कि किस तरह से ये कुछ कंपोनेंट्स लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। आज जो है हम अपना कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट देखेंगे टाइम सीरीज़ का। हमारा जो मेन फोकस होगा वो न्यूमेरिकल होगा। कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी होती हैं कि जब हम टाइम सीरीज़ के एनालिसिस की तरफ आते हैं तो हमें ये अज्यूम करना होता है कि टाइम सीरीज़ की कोई भी वैल्यू जो है वो किस तरह से हमारे सामने आ रही है, वो किन किन चीज़ों को मिलकर वो वैल्यू बन रही है, उसको भी हम स्टडी करेंगे और एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ की डेफिनेशन भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ क्या होता है। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज़ इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर देयर सेपरेट स्टडी। एक टाइम सीरीज़ के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको सेपरेट आइसोलेट कर दिया जाता है और आइसोलेट करने के बाद उनका इफेक्ट देखा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज़। दूसरे लफ्ज़ों में डाटा की नेचर को स्टडी किया जाता है कि डाटा के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और कौन सा कंपोनेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है डाटा के अंदर। ये चीज़ें जो हैं स्टडी की जाती हैं, इसको हम एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज़ कहते हैं। बुनियादी तौर पर एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज़ के अंदर एक अगला स्टेप फोरकास्टिंग प्रोसीजर भी होता है कि इनको हम अलहदा से स्टडी करके इनके इफेक्ट्स को रिमूव करने के बाद हम अपनी फोरकास्टिंग करते हैं। वो फोरकास्टिंग भी एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ ही का हिस्सा है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और ये एडिटिव मॉडल क्या होते हैं? जब भी हम कोई टाइम सीरीज स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने से पहले हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि जो हमारे पास वन वैल्यू ऑफ द सीरीज़ है, यानी कि वाई की कोई भी वैल्यू, वेरिएबल की सेल्स हैं फर्ज कर लें, उसकी सेल्स की वैल्यू जो है वो किन इन चारों कंपोनेंट्स का या तो प्रोडक्ट होती है या उन चारों कंपोनेंट्स का जो है वो एडिशन करके मिलती है। इसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज़ मॉडल्स। टाइम सीरीज़ मॉडल में दो किस्म के मॉडल हम यूज़ करते हैं। एक है आपके पास multiplicative model. The value y of composite series is assumed to be the product of four components. Multiplicative model में हम ये कहते हैं कि सिंगल वैल्यू ऑफ y जो आपके पास अवेलेबल है वो चार कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट है, जिसमें t, s, c एंड i। आपको याद होगा t जो है ये ट्रेंड को शो करता है, s जो है ये आपके पास सीजनल वेरिएशन है, c साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है और i इरेगुलर कंपोनेंट है। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। तो इन चारों का प्रोडक्ट अगर लिया जाए तो आपके पास एक y की वैल्यू बनती है। ठीक हो गया। दूसरा हम ये अज्यूम करते हैं द वैल्यू ऑफ y कंपोजिट टाइम सीरीज इज अज्यूम टू बी द सम ऑफ द फोर कंपोनेंट्स। या तो वो सम ऑफ द फोर कंपोनेंट्स होती है या फिर वो प्रोडक्ट ऑफ द फोर कंपोनेंट्स होती है। ये डिपेंड करता है कि अगर तो आपके पास जो है ऐसा डाटा है जिसको आप प्लॉट किया तो वो डाटा जो है उसकी सीजनल वेरिएशन जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आगे बढ़ती चली जा रही हैं। जो आप साल आगे मूव करता जा रहा है तो हम फिर जो है ये वाला प्रोडक्ट वाला सिलसिला स्टार्ट करते हैं कि सीजनल वेरिएशन जो है प्रोडक्ट है या ईच वाई वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट है। लेकिन अगर सीजनल वेरिएशन के अंदर, सीजनल फ्लक्चुएशन के अंदर जो आपके पास मैग्नीट्यूड है उस सीजनल वेरिएशन की वो एक जैसी रहती है थ्रू आउट द ईयर्स, वो बढ़ती नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है या इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, एक परमानेंट ऑर्डर के अंदर चलती जा रही है, तो उस वक्त हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो ईच वाई वैल्यू है वो इनका सम है। हम अपना जो मेन मेथोडोलॉजी है हमारी बुक के अंदर, उसके अंदर हम ये अज्यूम करेंगे कि आपके पास जो है ये टाइम सीरीज़ का जो वैल्यू है वो इन चार कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट है। इन चारों कंपोनेंट में जो सबसे पहला प्रोडक्ट का कंपोनेंट है वो है सेकुलर ट्रेंड। हमारा मेन फोकस इस बुक के अंदर सेकुलर ट्रेंड की एस्टिमेशन है। सेकुलर ट्रेंड को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, इसको कैसे आइसोलेट किया जा सकता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इससे ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, उसको परखने के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सेकुलर ट्रेंड होता क्या है और उसके लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है। जी स्टूडेंट, सेकुलर ट्रेंड को कैलकुलेट करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड, इनको हम कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। सबसे पहला मेथड है फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द सेकुलर ट्रेंड। मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, ये हम एंड ऑफ द चैप्टर पे करेंगे। हम पहले न्यूमेरिकल प्रोसीजर की तरफ आ रहे हैं कि फ्री हैंड कर्व कैसे होती है, ये आपको फिर बता देगा कि इससे
मैं इसलिए एंड पे रख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आप न्यूमेरिकली उनको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे ट्रेंड वैल्यूज़ को, तो फिर हम ग्राफिकली जो है वो इजीली इसको लोकेट कर सकेंगे और हमें अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हमारे सामने ये आ जाएगा ये वाला मेथड। नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, नेक्स्ट है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस और नेक्स्ट है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। ये आपको याद होगा ये लीस्ट स्क्वेयर्स वाला मेथड जो है वो आपने रिग्रेशन के अंदर भी किया था। यहाँ पर आपके पास ये दो मेथड जो है ये नए हैं आपके लिए, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, लीस्ट स्क्वेयर मेथड आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम इसको टाइम के हवाले से देखेंगे कि कैसे करना है। फॉर द टाइम बिंग आज जो है हम सेमी एवरेज मेथड स्टार्ट करेंगे। इसको आपने ज़रा ध्यान से समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो सेमी एवरेज मेथड के लिए मैंने एक एग्जांपल जो है वो पहली एग्जांपल सेट किया है। बेसिकली इसके डिफरेंट केसेस हैं, वो जो मैं एग्जांपल्स बताता जाऊंगा उसमें आपको केसेस भी डिस्कस करते जाएंगे। पहले मैंने एग्जांपल्स सेलेक्ट किया है, ये वाली आपके पास है, फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग सेमी एवरेज मेथड फॉर द फॉलोइंग डाटा। आमतौर पर क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम में, आपके पास ईयर्स दिए हुए हैं, 6 ईयर्स हैं और आपके 6 ईयर्स की सेल्स हैं, ये आपके पास गिवन है, सेल्स का डाटा गिवन है, 6 ईयर्स का डाटा है। हमने सेमी एवरेज मेथड यूज़ करना है और अपनी ट्रेंड वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। आपको याद होगा ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करने के लिए आप लीस्ट स्क्वेयर लाइन या सिंपल रिग्रेशन लाइन y ऑन x मालूम करते थे। अगर आपके जहन में y ऑन x का कंसेप्ट हो तो हमारे पास आपके जहन में a और b का कंसेप्ट भी होगा कि हमारे पास एक a होता था और एक b होता था। b हम स्लोप ऑफ द लाइन बोलते थे, a को हम y इंटरसेप्ट कहते थे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर भी इस मेथड के अंदर भी यूज़ करेंगे। देखते हैं इस मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं। सेमी एवरेज मेथड को अप्लाई करने का तरीक़ाकार के लिए हम थर्ड बोर्ड की तरफ चल रहे हैं, चेक करते हैं कि सेमी एवरेज का मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको वर्कआउट कैसे करते हैं। जी स्टूडेंट, सेमी एवरेज मेथड की कैलकुलेशंस को ध्यान से समझना है। इसमें आपके पास जो है सबसे पहले आप देखें, देयर आर 6 ईयर्स अवेलेबल, 1 2 3 4 5 6। सेमी का मतलब है इसका हाफ कर देना है आपने, टोटल डाटा जितना भी 6 सालों का डाटा है इसके 2 हिस्से कर देने हैं। जारी बात है अगर 6 सालों का डाटा है तो 3 साल एक हिस्से में रह जाएंगे और 3 साल दूसरे हिस्से में आ जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं सेमी एवरेज मेथड में सबसे पहला हिस्सा काम ये करना है कि डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ये 3 साल इधर, 3 साल ये। अब इन तीनों सालों के लिए आपने सबसे पहले काम 3 सालों में डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करें, इस एवरेज में इस मेथड की मेथडोलॉजी के तहत इन तीनों सालों का जो भी आपकी सेल्स का टोटल है उसको ऐड कर दें, यानी कि उसका टोटल फाइंड आउट कर लें। तीनों सालों का टोटल फाइंड आउट कर लें। टोटल फाइंड आउट करने के बाद जो है मिडल ईयर के सामने लिखना है। मसलन आप ये जो है 110, 100 और 115 फर्ज करें, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, 110 प्लस 100 प्लस 115, माई आंसर इज 325। तो मेरा टोटल जो है ये आपका 325 निकल आएगा। ओके नहीं जी, ये 325 इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल है। मैं इस मिडल ईयर के सामने लिखूंगा 325। न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन देखते जाइएगा, 3 वैल्यूज़ का टोटल और उन वैल्यूज़ का मिडल। 5 का होता तो मैं मिडल में लिख देता, 7 का होता तब भी मैं मिडल ले सकता। अगर 4 का होता है तो फिर मैं ये दूसरे केसेस जब हम स्टडी करेंगे उस वक्त मैं आऊँगा। फॉर द टाइम बिंग ये सिंपलेस्ट केस है कि आपके पास 6 साल थे, आपने 3 सालों में उसे डिवाइड कर दिया, पहले 3 सालों का टोटल लिया, मिडल ईयर के सामने लिख दिया। अगले 3 सालों का टोटल जो आपने दूसरा हाफ किया हुआ है उसका 3 सालों का टोटल देखें, 120 प्लस 97 प्लस 113, दिस विल गिव यू 330। और इन 3 सालों का टोटल ऑब्वियसली इसके मिडल पे आएगा 330। ले जी, ये आ गया 3 सालों का टोटल 330 के लिए। अब इसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट क्या है, सेमी टोटल। इन्हें सेमी टोटल्स बोलते हैं, ये मैंने सेमी टोटल्स का नाम दिया हुआ है, ये सेमी टोटल्स हैं। सेमी एवरेज निकालने तो ऑब्वियसली टोटल की एवरेज निकालने के लिए इसको 3 पे डिवाइड कर दें और इसको भी 3 पे डिवाइड कर दें। इसको मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो 325 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल गिव यू 108.33, 108.33। और यहां पर अगर 330 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 110।
110 आ जाएगा। अब ये है कोडेड एक्स। जारी बात है, जब आपने ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करनी हो एवरेज मेथड, सेमी एवरेज मेथड में हमारे पास एक ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है हमने। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक लाइन चाहिए जिसका मैंने पहले आपको हवाला दिया कि ए और बी की वैल्यूज़ मालूम करनी है। जब आप ए और बी की वैल्यूज़ मालूम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास एक्स की वैल्यू का होना ज़रूरी है। दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे तो तभी हम ए और बी की वैल्यू, जैसे हम रिग्रेशन में फाइंड आउट करते थे, इस तरह यहाँ पर भी हमें ए और बी की वैल्यूज़ चाहिए। तो वो एक्स की वैल्यूज़ जो हैं उसको हम कोडेड वैल्यूज़ बोलते हैं, यानी कि एक्स की एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है बल्कि ईयर के मुताबिक उन वैल्यूज़ को कोड किया गया है। वो कैसे करते हैं हम, मसलन पहला साल है 2001 की जो एक्स की कोडेड वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि 2001 इज योर फर्स्ट ईयर, इसकी कोडेड वैल्यू को आपने 0 कंसिडर करना है, यानी कि ओरिजिन आपने स्टार्ट में लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और इसकी कोडेड वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। सो दिस इज़ द वे कि आपने सेमी एवरेज मेथड में कोडेड वैल्यू जो है वो कैसे लेनी है। 0 से स्टार्ट लेना है, हमेशा 0 से स्टार्ट लिया, 0 1 2 3 4 5, ये सारे 6 सालों की कोडेड वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वाला हिस्सा तो हमारा कंप्लीट हो गया, बड़ा आसान है। ये ट्रेंड वैल्यूज़ वाला हिस्सा जो है हमारी कैलकुलेशन के बाद आएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाली चीज़ें निकालने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन लेट। जैसे आप रिग्रेशन लाइन को लेट करते थे, इसी तरह से सेमी एवरेज, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो ट्रेंड लाइन इज y is equal to a plus bx. You must be familiar with this equation, y equals a plus bx. This is regression equation y on x. बिल्कुल हमारे पास सिर्फ टाइम वेरिएबल के मुताबिक x की वैल्यूज़ हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चेंजेस है b और a के लिए। उसके फार्मूलाज देखें ज़रा। b किसके इक्वल है, यहाँ पर ये देख लेना। b बुनियादी तौर पर स्लोप होती है, b इज इक्वल टू y2 डैश माइनस y1 डैश डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो व्हाट इज y2 y2, अभी हम बात करते हैं इसमें। ये चीज़ जो है आपके पास, ये जो सेमी एवरेज आपने लिखी है, दिस इज योर ये वाली एवरेज, इसको आप क्या लें y1 डैश, क्योंकि y की वैल्यू इसकी एवरेज है, ये आप क्या लें y2 डैश। ठीक हो गया। ये 1 जो है दिस इज योर x1, ये 4 जो है दिस इज योर x2। इसको भी आप कैपिटल्स में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, x2 माइनस x1। अब आप देखें कि आपके पास जो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपने सिर्फ b की वैल्यू मालूम करनी है। बाद में हम करते हैं a की वैल्यू के लिए, a विल बी इक्वल टू y1 डैश माइनस b x1। x1 और x2 की वैल्यूज अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास b की वैल्यू होगी तो हम a की वैल्यू इजीली मालूम कर सकेंगे, लेकिन फार्मूला हमने ये फाइंड आउट करना है। अब देखें b की वैल्यू निकालने का तरीक़ाकार क्या है। b निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 डैश, ये y2 डैश है 110 है, y1 डैश है 108.33 डिवाइडेड बाय x2 आपके पास है 4, x1 आपके पास है 1। व्हाट विल यू गेट, 110 में से 108 माइनस कर दें, 110 माइनस 108.33, दिस विल गिव यू 1.67 divided by 3 divided by 3, 0.5566। आप इसको अगर 2 डेसिमल तक रखना चाहते हैं तो 0.56 आ जाएगा आपका।
मैंने सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर ले लिया 0.56। ओके जी, ये मैं b की वैल्यू को अज्यूम करूंगा 0.56। अब 0.56 की ये वाली b की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर मैं पुट करूं तो मेरे पास आता है y1 डैश की वैल्यू ये रही 108.33। ओके, 108.33 माइनस b की वैल्यू आपके पास है 0.56, x1 की वैल्यू जो है वो है 1। ओके, इनको आपस में माइनस करें तो a की वैल्यू निकल आती है 108.33 minus 0.56. This will give you 107.77. 107.77। ले जी, ये a की वैल्यू निकल आई। अब आपके पास b की और a की वैल्यू मौजूद है तो आपकी सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन जो है वो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। यहां पर a की जगह पर a की वैल्यू और b की जगह पर b की वैल्यू, जस्ट लाइक रिग्रेशन कि जहां पर अगर आपके a और b की वैल्यूज आ गई हैं तो उसके बाद आप एस्टिमेटेड लाइन जो है वो लिख सकते हैं। यहां पर भी मैं पहले वो लाइन लिखूंगा, फिर उसके बाद उसकी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन जो है या एस्टिमेटेड सेमी एवरेज, यहां पर हम लिख लेंगे एस्टिमेटेड सेमी एवरेज trend line is y is equal to a plus bx है ना। मैं a की जगह पर a की वैल्यू लिख रहा हूं, a की जगह पर a की वैल्यू का मतलब है 107.77 प्लस b की जगह पर b की वैल्यू लिख रहा हूं 0.56 इंटू एक्स। अब चूंकि जब मैं वैल्यूज लिख देता हूं तो एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए मैं यहां पर y कैप यूज करता हूं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप रिग्रेशन में करते थे। तो ये आपके पास जो है दिस इज योर सेमी एवरेज रिग्रेशन लाइन या सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन। ये सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन आपके पास आ गई। इस सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन को हम यूज करेंगे ट्रेंड वैल्यूज मालूम करने के लिए। तो प्रोसीजर को दोबारा से देखें। सबसे पहले आपने y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिख लेना, b का फार्मूला लिखना है। फार्मूले में जो वैल्यूज आपको चाहिए आपको डाटा से मिल जाएंगी, वो मैंने एवरेज के मुताबिक आपको बता दिया। उसके बाद जो है a की वैल्यू निकाल लें और फाइनली सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन निकाल लें। अब इस सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन को हम अपने फार्मूले के अपनी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। अब वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है उसके लिए जो है ये वाली जो ट्रेंड वैल्यू जो मैंने ये वाला डाटा निकाला है, यहाँ से आप यूँ समझ लें कि y कैप की वैल्यूज निकलने लगी हैं। और y कैप की वैल्यूज कैसे निकलेंगी 107.77 107.77 प्लस 0.56x, यानी कि इसके अंदर आपने x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं तो आपके पास y की डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो निकलती आएंगी और यही आपकी रिक्वायर्ड ट्रेंड वैल्यूज होंगी। आप ज़रा चेक करें, आप जब x की जगह पर 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो आपका आंसर तो 107.77 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू तो आपको इजीली मिल जाएगी 107.77। ये फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यू में x की जहाँ पर आपने 1 पुट करना है, ये x की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 1 करना पड़ेगा। आप इसको पहले यूं लिख लें 107.77 प्लस 0.56 इंटू 1। आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो ट्रेंड वैल्यू निकल आएगी। इस ट्रेंड वैल्यू को हम निकाल सकते हैं यहाँ से, बाद में हम लाइन लगा लेंगे। पहले हम ट्रेंड वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये चीज जो है देखें जरा 10 प्लस 0.56, योर आंसर इज 108.33। ये हमेशा याद रखना कि सेमी एवरेज मेथड में जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x1 की वैल्यू मौजूद है उसकी जो एवरेज है वो आपके पास रिग्रेशन जो आपने लाइन निकाली है, अगर वही वैल्यू आप पुट करेंगे तो वो एग्जैक्टली इसके इक्वल निकलेगी। ये देखें दोनों एक जैसी निकल रही हैं।
यहाँ से आपको ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जो ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट की, ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, वो ठीक फाइंड आउट की हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है ए और बी की वैल्यूज़ जो है वो गलत हैं। अब आप देखें, फर्स्ट करें मैं इधर 2 पुट करता हूँ तो सेकंड ट्रेंड वैल्यू आ जाए, थर्ड ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी 107.77 प्लस 0.56 इंटू 2। अब जारी बात है, इसको आपने करना है 107.77 प्लस 0.56 इंटू 2। ले जी, ये मेरा रिजल्ट आ जाता है 108.89। ठीक है, अब ये वाला रिजल्ट, अब इसी को मैंने अब 3 के लिए करना है तो जाहिर बात है मैं यहाँ पर 2 की बजाय अब मैं 3 पुट करूंगा। तो 3 आप कैलकुलेटर पे भी पुट कर सकते हैं। वो जो 2 आपने मल्टीप्लिकेशन का लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा हुआ है, तो आप उसको 2 को ख़त्म करके सिर्फ वहाँ पर 3 रखें और कैलकुलेट कर नया रिजल्ट ले लें। आप इसको लिख सकते हैं। मसलन यहाँ पर तो मैं सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख रहा हूँ दोबारा 107.77 प्लस 0.56 इंटू 3। अगली लाइन निकल आएगी। इसको आप जो है पहली हिस्से में यहाँ पर इसको आप डिलीट कर लें, 2 की बजाय यहाँ पर 3 लिख दें, 0.56 इंटू 3 आ जाएगा। आपके पास नया रिजल्ट आ जाएगा 109.45। 109.45। फिर इसके बाद आप x की जगह पर आप 4 पुट करेंगे। जब मैं 4 पुट करूंगा तो देखिएगा ज़रा 107.77 प्लस 0.56 इंटू 4 पुट करूंगा तो देखिए ज़रा वही आंसर आना चाहिए जो आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है इसकी y2 बार की। यहां पर अगर मैं 4 पुट करता हूं 3 की बजाय तो मेरा आंसर 110.01 आया। बेसिकली वो 110 ही के इक्वल है। ये देखिए जरा 110 ही है ना, ये भी 110 है। इसका मतलब है हमारा ए और बी की वैल्यूज ठीक चल रही हैं। 110.01 अगर आप लिखना चाहें इट्स ओके, नहीं लिखना तो वैसे ही आप इसके इक्वल होनी चाहिए ये वाली वैल्यू। वो पॉइंट इसलिए 01 आ गया कि मैंने यहाँ पर राउंड किया था, आपको याद होगा ये 0.556 को, इस वजह से वो 0.01 आया है। अदरवाइज ये एग्जैक्टली वही आंसर होगा जो आंसर आपको यहाँ पर मिला है। फिर इसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट 5, अगर मैं 5 पुट करता हूँ यहाँ पर तो 5 पुट करने से क्या आंसर आ जाएगा उसको भी चेक कर लेते हैं। मसलन अगर मैं 5 पुट करता हूँ 4 की बजाय तो मैं आंसर इज 110.57। यहाँ पर मैं डायरेक्टली सारा प्रोसीजर नहीं किया। तो ये वाली वैल्यूज जो आपको मिली हैं अभी, ये वाली दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, दीज आर योर ट्रेंड वैल्यूज। सो ट्रेंड वैल्यूज कैसे निकाली हैं? सेमी एवरेज मेथड के थ्रू। तो ये सारी मेथडोलॉजी है जो आपके जहन में आ जाए, मैं इसको एक दफ़ा से रिकैप कर रहा हूँ। आपके पास क्या है जी, 2001 से लेकर 6 वैल्यूज़ का डाटा था। आपने 3 वैल्यूज़ में से डिवाइड कर दिया। आपने सेमी टोटल निकाला, पहले 3 वैल्यूज़ का टोटल निकाला, उसके मिडिल पे रखा, अगली 3 वैल्यूज़ का टोटल निकाला, उसके मिडिल पे रखा, फिर इनकी एवरेज निकाल ली, यानी कि इसको 3 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 पे डिवाइड कर दिया। तो आपके पास ये 2 एवरेजेस निकल आई। इन 2 एवरेजेस को निकालने के बाद एक्स को कोडेड ईयर कर दिया, यानी कि 2001 के सामने एक्स की जो कोडेड वैल्यू है वो 0 है, फिर 1 2 3 4 और 5 लिखा। फिर इसके बाद जो है आपने क्या किया, आपने सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन लिख ली, सिर्फ रेग्रेशन की तरह, बिल्कुल रेग्रेशन की तरह। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यहाँ से b का फार्मूला लिखा y2 डैश माइनस y1 डैश डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 डैश और y1 डैश क्या है, जो एवरेजेस आपने निकालनी हुई है, ये आपका y1 डैश और ये आपका y2 डैश है। y1 डैश के सामने ही x1 होगा और y2 डैश के सामने x2 होगा। आपने वो सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट की, यहाँ पर मैंने ये फाइनल आंसर निकाला 0.56। फिर b की वैल्यू निकालने के बाद a की वैल्यू के लिए ये वाला फार्मूला लिखा y डैश माइनस बी x1। आपको याद होगा आप ये a के फार्मूला लिखते थे y बार माइनस बी एक्स बार, यही था ना फार्मूला आपका रिग्रेशन में, y बार माइनस बी एक्स बार। यहाँ पर चूंकि डैश की शक्ल में, y एवरेज की शक्ल में बात हो रही है, अगर मैं फर्ज करो यहाँ पर लिखता ना a का आंसर y2 डैश माइनस बी x2, वो भी हो सकता था, तब भी यही आंसर निकलना था। आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं खुद। यार फॉर द टाइम बिंग आपके पास y इसकी वैल्यूज निकल आई, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की तो a की वैल्यू निकल आई। जब a और b की वैल्यूज आ गई तो हमने ये वाली
ट्रेंड लाइन जो है इसको इस शक्ल में लिख दिया और वाई कैप की शक्ल में लिखा, और इसकी ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने के लिए मैंने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया। ये मेरे पास सेमी एवरेज ट्रेंड वैल्यूज़ निकल आई। दिस इज़ माई सेमी एवरेज ट्रेंड मेथड सेकुलर ट्रेंड को फाइंड आउट करने का। तो ये हमारे पास पहला केस था जब आपने 3 वैल्यूज़ के ग्रुप बना दिए दो, और इजीली जो है हमारी पास वैल्यू जो है वो सेंट्रल वैल्यूज़ के अंदर वो फॉल हो गया, ये वाला। जैसे ये सेंटर पे फॉल कार्ड है, ये भी सेंटर पे फॉल कार्ड है। हम अगली एग्जांपल में देखेंगे कि अगर 4-4 साल आ जाएं तो तब क्या करते हैं, फिर अगर 9 साल आ जाएं तो तब क्या करना है, 5-10 साल आ जाएं तो तब क्या करना है। तो 2-3 केसेस जो हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।